नमस्कार, सुबह के पहले न्यूज शो आज की पहली खबर में आपका स्वागत है। यूपी में मायावती और बीएसपी के पार्टी सिंबल हाथी की मूर्तियों को ढकने का आज आखिरी दिन है। इस काम को अमलीजामा पहनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। चुनाव आयोग के फैसले से हो रहे पैसों की बर्बादी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भी ढकने की मांग उठा दी है। यूपी में मायावती और बीएसपी के सिंबल हाथी की मूर्तियों को ढकने का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक हर हालत में मूर्तियों को ढक लेना होगा। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की मूर्तियों को ढकने के फैसले पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती आज पर्दे में छिप जाएंगी। मायावती की 15-15 फीट ऊंची मूर्तियों को आज ढक दिया जाएगा। इसके अलावा हाथियों की करीब 50 मूर्तियां भी आज ढकी जाएंगी। चुनाव आयोग ने आज तक की डेडलाइन दे रखी है। मंगलवार को अफसर दिन भर लखनऊ समेत समूचे यूपी में मुख्यमंत्री मायावती की मूर्तियों और हाथियों की मूर्तियों को ढकते रहे। 10 बड़ी मूर्तियां और 200 से ज्यादा हाथियों की छोटी बड़ी मूर्तियों को पर्दा किया गया। लखनऊ से लेकर नोएडा तक मायावती और हाथी की जितनी मूर्तियां प्रशासन को दिखी, सबको पॉलीथीन से ढकने का काम शुरू कर दिया गया। मूर्तियों को ढकने में 1 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान लगाया जा रहा है। मूर्तियों को ढकने के लिए अब तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी प्लास्टिक शीट खरीदी गई है। इसके अलावा इन्हें ढकने के लिए मजदूरी में भी काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लखनऊ में मायावती की 9 मूर्तियां और छोटी बड़ी 250 हाथियों की मूर्तियां हैं। नोएडा पार्क में मायावती की 5 और हाथियों की 170 मूर्तियों को ढका जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक यहां इस काम में 35,000 वर्ग मीटर पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 7 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय और बादलपुर गाँव में भी मायावती की 2 मूर्तियों को ढका जा चुका है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में बने छोटे बड़े 36 हाथियों पर पॉलिथीन का पर्दा डाला जा चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशों पर पार्टी सिंबलों और मूर्तियों को ढकने पर राजनीति भी जमकर हो रही है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में भी ऐसा ही नियम लागू करने की मांग की है। गोरेगांव में मुंबई बीएमसी चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले यूपी में बीएसपी का पार्टी सिंबल हाथी को ढका जा रहा है, तो मुंबई में ये नियम क्यों नहीं लागू होता। उद्धव ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का सिंबल पंजा है, इसलिए बीएमसी चुनाव तक मुंबई में सबको अपना हाथ जेब में ही रखना चाहिए। निवडणुका आल्यामुळे त्यांनी त्यांची उभारलेल्या पुतळ्याने हत्तीचा पुतळा का जातात हात जर का नाही लावला तर निवडणूक येत राहील काँग्रेसवाले खिशामध्ये हात घालून फिरणार। बीएमसी चुनाव भी अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही होना है। कांग्रेस एनसीपी से सीधी टक्कर होने के अलावा एमएनएस से मिल रही तगड़ी चुनौती को देखते हुए शिवसेना ने इस बहाने दोनों पार्टियों पर हमला किया है। लखनऊ से रुचि कुमार के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। और अब बात अगर अमीर मुख्यमंत्रियों की करें तो मायावती सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। मायावती ने धन दौलत में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जबकि तीसरे स्थान पर हैं गोवा के मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और चौथे स्थान पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी। 5 राज्यों में सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह। सबसे अमीर मुख्यमंत्री मायावती। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव में सबसे अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट में मायावती का नाम सबसे ऊपर है। आरटीआई से निकाली गई जानकारियों के मुताबिक मायावती के पास कुल संपत्ति 87 करोड़ 27 लाख रुपए की है, जिसमें 74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इनमें रियल एस्टेट में उनकी दौलत खास है। ये खुलासा किया है नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम के एनजीओ ने। दूसरे अमीर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरा नाम है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का, जिनकी कुल दौलत है 9 करोड़ 20 लाख रुपए की। लेकिन बादल के दामन पर एक दाग भी है। उन पर धोखाधड़ी का एक केस भी चल रहा है। जबकि बादल के प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की दौलत 38 करोड़ रुपए की है, यानी बादल से 4 गुना ज्यादा। अमरिंदर सिंह ने कल पटियाला सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ था। तीसरे अमीर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत। अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर गोवा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 23 लाख रुपए दिखाई गई है। चौथे अमीर मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी। इसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का, जिनकी कुल संपत्ति है 1 करोड़ 69 लाख की।
5वें अमीर मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह और 5वें नंबर पर नाम आता है मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह का, जिनके नाम महज 6,09,000 रुपए की संपत्ति है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर 5 राज्यों में सबसे गरीब मुख्यमंत्री मणिपुर के हैं। ये तो बात रही मुख्यमंत्री और उनकी दौलत की। अब जान लीजिए कि कौन से राज्य के कितने मंत्री करोड़पति हैं। इस लिस्ट में अव्वल नंबर है पंजाब, जहां सबसे ज्यादा 83% मौजूदा मंत्री करोड़पति हैं। दूसरे नंबर पर गोवा का नाम आता है, यहाँ 67% मौजूदा मंत्री करोड़पति हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ 37% मंत्री करोड़पति हैं। और जहाँ तक मंत्रियों पर आपराधिक केस का सवाल है तो इसमें यूपी पहले पायदान पर है। यहाँ 46% मंत्रियों पर केस चल रहे हैं, जिनमें 30% मंत्रियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लंबित हैं। लखनऊ से रुचि कुमार के साथ इंद्रपाल, इंडिया टीवी, पटियाला। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के फेर में फंस गए हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को नोटिस भेजा है, जिसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने आयोग पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर बोलकर कोई गलती नहीं की है। फंस गए सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद पर आयोग की आफत। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद चुनाव आचार संहिता के लपेटे में आ गए हैं। मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने 3 दिन का वक्त दिया है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने कल बरेली में चुनाव आयोग पर पलटवार किया। उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो उनके चुनावी मैनिफेस्टो में है। हमको कोड ऑफ कॉन्डक्ट में मैनिफेस्टो और कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अपनी नीतियों की बात करने का हमको अधिकार है। वही हम अधिकार अपना, जब हम आते हैं आप लोगों से भाषण देने के लिए आपके सामने, वो अधिकार हम अपना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाषण नहीं होने चाहिए तो हम नहीं देंगे। दरअसल अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद के चुनाव प्रचार में सलमान खुर्शीद चुनाव आचार संहिता भूल गए और उन्होंने फर्रुखाबाद की एक जनसभा में कह दिया कि अगर यूपी में कांग्रेस आई तो ओबीसी में मुसलमानों का आरक्षण 4% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी। आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल के चुनाव को सांप्रदायिक प्रदूषण के हवाले करने का षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस यूपी के चुनाव में धर्म और जाति का इस्तेमाल कर सरेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। अब देखना है कि चुनाव आयोग के नोटिस का सलमान खुर्शीद क्या जवाब देंगे और इस जवाब से आयोग कितना संतुष्ट होगा। बरेली से विकास कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैश बरामद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इंडिका गाड़ी से 10 लाख करेंसी नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में कैश ले जा रहे 2 गुजराती बिजनेसमैन को भी हिरासत में लिया है। ये रकम एक इंडिका कार में ले जाई जा रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर कार में सवार 2 गुजराती कारोबारियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों कारोबारी रुपए लेकर पांडुकेश्वर आश्रम की ओर जा रहे थे। पुलिस को आशंका है कि बरामद कैश वोटरों को लुभाने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस की सूचना पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जब्त कैश की पड़ताल कर रही है। हमारी टीम चेकिंग पे इधर ब्रह्मपुरी तिराही के पास चेकिंग कर रही थी, तो उसमें ये इंडिका गाड़ी में इन लोगों के पास 10 लाख रुपए बरामद हुए। ये गुजरात से आए हुए हैं और पांडुकेश्वर किसी आश्रम में जाना बताए गए हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ स्पष्ट इसके कागज वगैरह नहीं दिया गया है। चुनाव से पहले जिस तरह से हर दिन काला धन पकड़ा जा रहा है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग के लिए साफ सुथरे माहौल में चुनाव करा पाना चुनौतीपूर्ण होगा। हिमांशु कुशवाहा, इंडिया टीवी, देहरादून।
और भारतीय मूल के विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी के भारत आने का विरोध शुरू हो गया है। चुनावी महीने में रुश्दी के भारत आने पर सियासत गर्मा गई है। रुश्दी इसी महीने जयपुर में एक सम्मेलन में भाग लेने आने वाले हैं, लेकिन सरकार रुश्दी के भारत आने पर प्रतिबंध लगाने के मामले में फिलहाल सांसद में दिख रही है। सलमान रुश्दी 20 से 24 जनवरी तक जयपुर के साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। उनके भारत आने की खबर मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद ने रुश्दी के भारत आने पर रोक लगाने की मांग की है। दारुल उलूम ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से वीजा पर बैन लगाने की मांग की है। इस बीच चुनावी घमासान में रुश्दी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सभी ने एक सुर में सलमान रुश्दी की मुखालफत की है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार रुश्दी को वीजा देने से पहले विचार करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनके वीजा का ताल्लुक है, ये मामला सरकार से मुताल्लिक है। सरकार तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही फैसला लेती है, ऐसा हमारा यकीन है। सलमान रुश्दी को बुलाती है तो इसमें किसी को हैरत क्यों हो रही है? मेरा यही कहना है कि जिस हुकूमत का पूरा कार्यकाल मुसलमानों के को दिए हुए जख्मों से भरा हुआ है, कांग्रेस ने तो हमेशा हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, कैसे पकड़े उसका हाल। सलमान रुश्दी पर राजनीतिक दलों के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इस मसले पर साफ कुछ कहने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि इस पर फैसला कानून को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था जो भी है उसके आधार पर ही कर सकते हैं। हम कानून व्यवस्था से हटकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस पर जिन लोगों को चिंता है और जो लोग समझते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई की आवश्यकता है, वो कानून व्यवस्था का सहारा लें और अपनी बात कानून व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ाएं। बहरहाल विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी के पास पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है और इस कार्ड के तहत उन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। ऐसे में सलमान रुश्दी के भारत आने के मामले में सरकार फिलहाल दुविधा में दिख रही है। रामपुर से रवि सक्सेना के साथ हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। पूरे देश में दूध में गोरख धंधे को लेकर इंडिया टीवी पर चौंकाने वाले खुलासे के बाद लोग दूध को लेकर चौकन्ने हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आज दूध के बड़े ब्रांड के अधिकारियों की बैठक होगी। दूध में मिलावट की खबर इंडिया टीवी पर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय चौकन्ना हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया के साथ दिल्ली दूध योजना और मदर डेयरी के अधिकारियों की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि देश भर में जुटाए गए दूध के नमूने में से 68.4% नमूनों में मिलावट पाई गई। दूध में मिलावट की इस मार से देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली से लिए गए दूध के नमूने में से 70% नमूनों में खतरनाक मिलावट पाई गई है। देश भर में दूध में मिलावट के इस गोरख धंधे का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बिकने वाला दूध कितना असली है और कितना नकली, ये जानने के लिए अथॉरिटी ने 71 सैंपल लिए, जिसमें चौंकाने वाला सच सामने आया। 71 में से 50 सैंपल में मिलावट पाई गई। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अथॉरिटी ने पूरे देश से 1791 सैंपल लिए। इनमें से सिर्फ 565 सैंपल ही सही पाए गए, जबकि 1226 नमूनों में मिलावट पाई गई। खास बात यह है कि दूध में यह मिलावट देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में पाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में 83% खुले दूध में मिलावट पाई गई, जबकि 17% पैक दूध में भी मिलावट थी। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 67% खुला दूध और 33% पैक दूध मिलावटी पाया गया। पंजाब में 81% दूध में मिलावट है। राजस्थान में बिकने वाला 76% दूध मिलावटी है। गुजरात में 89% दूध में मिलावट मिली। मध्य प्रदेश के 48% दूध के नमूनों में मिलावट मिली है। महाराष्ट्र से दूध के जो सैंपल लिए गए हैं उनमें 65% नमूनों में मिलावट पाई गई और जम्मू कश्मीर में 83% दूध नकली है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में एक भी सैंपल ऐसा नहीं मिला जिसमें मिलावट न मिली हो, यानी 100% मिलावट। हालांकि इससे ठीक उल्टा गोवा और पुडुचेरी में जितने भी सैंपल लिए गए, किसी में भी मिलावट नहीं पाई गई। भास्कर मिश्रा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड ने सबको बेहाल कर रखा है। आज दिल्ली में पारा 4.6 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा इससे भी नीचे गिर सकता है। इस मौसम में कहीं कोहरे ने कोहराम मचा रखा है तो कहीं शीतलहर के सितम से लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से हो रही है। पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में पेड़ों से लेकर सड़कें बर्फ की चादर से ढक गई हैं। इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा मजा यहां आए सैलानी ले रहे हैं। वहीं माउंट आबू में भी पानी जमने लगा है। रात में पारा 0 से नीचे पहुंच गया। पूरी घाटी बर्फ की चादर से ढक गई है। कई सालों के बाद घाटी में इतनी बर्फबारी हो रही है। यहाँ पारा 0 से 2.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। लेकिन इस बर्फबारी में सैलानी पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत मजा कर रहे हैं और हम इसी एडवेंचर के लिए यहाँ आए थे। हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमें इतना इजीली मिल जाएगा, लेकिन कल से हमारी खुशी दुगना हो गई है। यहाँ आकर हमने जैसा सुना था श्रीनगर में जन्नत है, हमने सच में यहाँ पाया है। माउंट आबू में भी भीषण शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री तक पहुँच गया है, जिसके चलते ओस जमने लगी है और नालों में बर्फ की परत जम गई। 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही भयंकर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो दिल्ली से लेकर रांची तक कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। राजस्थान के बीकानेर शहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। जरा देखिए कैसे ये लोग खुद को सर्द हवाओं से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। यहाँ तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जबकि जयपुर में भी शीतलहर के चलते सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। शीतलहर बरकरार है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि सभी सरकारी, निजी और अन्य स्कूल जिसमें नर्सरी से लेके क्लास 12th के बच्चे दोनों सम्मिलित हैं, इनमें रविवार तक यानी कि 15 तारीख तक अवकाश रहेगा। उत्तर भारत में भयंकर बर्फबारी के चलते दिल्ली समेत कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। 2012 में पहली बार पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने अभी और कोहरा बढ़ने की आशंका जताई है। झारखंड में रांची समेत दूसरे कई शहरों में कोहरे ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पहुंचने के बाद स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर से मंजूर मीर और रांची से योगेश किसले के साथ सुनील आचार्य, इंडिया टीवी, माउंट आबू। दिल्ली में मामूली कहासुनी पर एक शख्स की जान चली गई। छोटे से झगड़े से शुरू हुई लड़ाई कब जानलेवा बन गई, कोई समझ नहीं पाया। दिल्ली वालों को आखिरकार बात बात पर इतना गुस्सा क्यों आता है? देश की राजधानी दिल्ली हादसों का शहर बनती जा रही है। यहाँ हर रोज कोई न कोई वारदात जरूर हो रहा है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छोटी सी बहस पर जान लेना यहाँ आम बात होती जा रही है। ताजा मामला दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके का है। यहाँ शब्बीर रास्ते में चल रहे शानू से टकरा गया। बस फिर क्या था, शानू और शब्बीर के बीच तू मैं शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि शानू अपने घर से चाकू लेकर आया और शब्बीर के सीने के आर पार कर दिया। लहूलुहान शब्बीर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शब्बीर के परिवार वाले और शानू के घर वालों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बीच बचाव करने के लिए भारी पुलिस बल को आना पड़ा। शब्बीर के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को भी घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। लाख समझाने के बावजूद घर वाले शब्बीर के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस बलपूर्वक शब्बीर के शव को अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी शानू को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंद्रजीत, इंडिया टीवी, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक शख्स की लाश उसके मकान से मिली। लाश पर जख्म के निशान हैं। पुलिस इस हत्या की जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे किसकी साजिश है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक मकान से लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल तिलक नगर के इसी मकान में
35 साल का मनोज सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज के परिवार वाले किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। जब मनोज की पत्नी अपने घर लौटी तो कमरे में पति की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। मनोज के सिर और शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे। घर की दीवार पर खून के छींटे पड़े थे। मनोज की लाश को देखकर परिवार में सब रोने लगे। पड़ोसियों ने पुलिस को कमरे में पड़ी लाश की जानकारी दी। एक पड़ोसी के मुताबिक मनोज की हत्या भारी हथियार से की गई है। सर पे तो बहुत जैसे रॉड, किसी चीज की रॉड होती है ना, गर्म करके शरीर से लगाई जाती है, जिसको टॉर्चर करते हैं कि अभी क्या है क्या नहीं है, इसी हिसाब से उसको जाने की मारेंगे बहुत बुरी तरीके से। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस हत्या की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मनोज की हत्या किसने की। कहीं हत्या के पीछे कोई आपसी रंजिश तो नहीं है। कुमार अभिषेक, इंडिया टीवी, दिल्ली।